बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी मेडिसिन का फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक डेफिनेशंस के नाम से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो उसके साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये ऐसे क्यों आया हुआ है या नहीं आया हुआ या इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो इसमें क्योंकि मोस्टली रीड ही होती है और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कम्युनिटी मेडिसिन WHO की डेफिनेशन है, क्योंकि जो WHO की डेफिनेशन वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही होती है। अ सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ comprehensive health care to the people by a health team in order to improve the health of community। ये है कम्युनिटी मेडिसिन। आगे इस पेज के एंड पे या फर्स्ट पेज पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ना मैं एक्सेल से करवा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम एक्सेल ही पढ़ते हैं। तो इस आगे लिखिए पब्लिक हेल्थ विंस्लो डेफिनेशन। तो ये आ सकती है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स फॉर सैनिटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विसेज एंड सोशल मशीनरी के डेवलपमेंट के लिए। आगे हमारे पास है नेम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ फिजिशियंस। 3 हैं, प्रोफेसर विंस्लो है, प्रोफेसर JE पार्क है, प्रोफेसर इलियास अंसारी। ये 3 है। आगे आगे हमारे पास है प्रोग्राम। व्हाट इज़ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज़ एन ऑन गोइंग एक्टिविटी which is carried out for an indefinite period of time till the achievement of objectives according to the specification। कि ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है कि जो चलती रहती है जब तक कि उसके जो हमारे गोल्स हमें अचीव नहीं हो जाते, तो वो है प्रोग्राम। एग्जाम्पल इसके क्या है? EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल प्रोग्राम और हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। वर्टिकल प्रोग्राम अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी। एक सिंगल प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल EPI, जिसमें सिर्फ जो स्टाफ है वो कंसर्न होता है सिर्फ वन एक्टिविटी के साथ, मतलब विद ओनली वन एक्टिविटी, दैट इज इम्यूनाइजेशन। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी, मतलब इसमें एक डिजीज़ आएगी, एड्स, लेप्रोसी, मलेरिया एंड TB। इनके जो प्रोग्राम है वो वर्टिकल प्रोग्राम। और ये SCQ आया हुआ है कि वर्टिकल प्रोग्राम के और इसके एग्जांपल्स, तो ये आपने लाजमी याद रखना। हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम भी आया हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो मार्क कर लें। अ हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम विच कवर्स 2 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, दैट इज पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। मतलब इसमें एक उसमें पिछले में था वर्टिकल प्रोग्राम सिर्फ वन एक्टिविटी, तो इसमें ये 2 डायमेंशंस को कवर करता है। फॉर एग्जांपल क्या है? सोशल एक्शन प्रोग्राम 1, SAP 1, SAP 2, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मतलब उसके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी, असल में उनका जो मोटिव होता है वो 2 डायमेंशंस को कवर कर रहा होता है, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ दोनों को। जिससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, ये जो है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम में आते हैं। व्हेन अ वर्टिकल प्रोग्राम इज मर्ज्ड इनटू एन एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटी इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम। कि कोई हेल्थ फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है तो उसके साथ अगर हम कोई वर्टिकल प्रोग्राम, कोई एक डायमेंशन को अगर मर्ज कर दें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम बन जाता है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ कि कम्युनिटी डायग्नोसिस क्या है? 2 दफ़ा आया हुआ है। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम इन ए कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट एंड रेशियोज फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग दोज हु आर एट रिस्क एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ हेल्थ। सिंपल वर्ड्स में क्या है कि कम्युनिटी डायग्नोसिस, कि एक कम्युनिटी हमने डायग्नोसिस करना है। इसमें क्या होगा? हमारे पास सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कितना है, और हमारे पास उसकी वजह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कितना आ रहा है। प्रॉब्लम, उसकी वजह से मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट कितना है, और उस प्रॉब्लम की वजह से कितने रिस्क पे हैं और किन को हेल्थ केयर की ज़रूरत है। तो इस पूरे होल प्रोसेस को कम्युनिटी डायग्नोसिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हो, ये याद मार्क कर लीजिएगा। आगे हमारे पास जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट एंड कंट्रोल, गोल, सॉरी, ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड गोल क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ प्लान एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। कि जो हमारे पास एक प्लान, असल में ये प्लानिंग है। ऑब्जेक्टिव है कि हमने एंड पे क्या हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए।
जिस तरह ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी चैप्टर के स्टार्ट में, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इस चैप्टर के एंड पे ये हमारे पास ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, प्लान एंड पॉइंट। टारगेट क्या है? टारगेट इज़ अ डिस्क्रीट एक्टिविटी दैट परमिट्स द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अचीवमेंट। ये पता होता है कि जिस तरह मैच हो जाए तो उसमें टारगेट 200 का है या 300 का है, तो उसमें पता है कि अगर ये अचीव कर लिया तो विन है। तो टारगेट वही है, डिस्क्रीट एक्टिविटी है जो कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अचीवमेंट को डिफाइन करती है। गोल क्या है? द अल्टीमेट डिजायर्ड स्टेट टुवर्ड्स विच ऑब्जेक्टिव्स और एंड रिसोर्सेज आर ऑल डायरेक्टेड इज कॉल्ड गोल। कि हमारे पास जो हमें चाहिए, मतलब जिस तरह मैच में विन होता है, हम जीतना है, तो उसके लिए टारगेट हमारे पास 200 का फॉर एग्जांपल, तो हमने जो प्लानिंग और हमने जिस स्ट्रेटजी के साथ जाना है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें याद रख लें, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। इलनेस क्या है? इट इज़ अ फिनोमेना in which one or more natural function of body are so disturbed that the affected individual cannot meet the natural requirements of everyday life। और इसमें क्या होता है? मैन इज़ अवेयर ऑफ हिज स्टेट, कि उसे पता होता है कि मुझे कोई मसला चल रहा है। डिजीज़ क्या है? इसके मतलब ना उलट या थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो डिजीज़ है, इलनेस और डिजीज़। डिजीज़ क्या है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज़ इम्पेयर्ड, मतलब बॉडी हेल्थ इम्पेयर होती और ये प्रोसेस है। और तीसरा क्या है कि पर्सन में नॉट बी अवेयर ऑफ हिज बीइंग डिजीज़, कि उसे पता नहीं, तो हो सकता है कि वो अपेरेंटली ठीक हो लेकिन वो डिजीज होता है। मॉर्बिडिटी क्या है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज, ये मॉर्बिडिटी है। मॉर्बिडिटी मीन्स पैथोलॉजिकल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल टीबी, पैरालिसिस। कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो इंसिडेंस को रोक के ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ को, ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन या फाइनेंशियल बर्डन, उसको हम किस में से कम कर लें तो उसको डिजीज़ कंट्रोल में आएगा। डिजीज़ एलिमिनेशन एंड डिजीज़ इरेडिकेशन क्या है? डिजीज़ एलिमिनेशन क्या है? इट इज़ अ रीजनल प्रोसेस और इट इज़ दिस टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। मतलब एलिमिनेशन क्या है? अगर कि उसकी ट्रांसमिशन को इंटरप्ट कर देना है कि उसकी ट्रांसमिशन ना हो, फॉर एग्जांपल मेजल्स, पोलियो, कि वो लार्ज जियोग्राफिक एरिया में ना फैल सके। इसके बरक्स है डिजीज़ इरेडिकेशन। इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म, इट मीन्स टीयर आउट बाय रूट्स, कि जड़ से ख़त्म कर देना, कि टोटली एक चीज़ को ख़त्म कर देना, वो ट्रांसमिशन को नहीं रोकना, उसको वैसे ही टोटली इरेडिकेट कर देना। या इसमें क्या होता है? इरेडिकेशन इज रिजल्ट फॉर सेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज़ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और जब इरेडिकेशन का वर्ड है उसके लिए होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसमें आती है। और एलिमिनेशन में कोई एक ख़ास एरिया आ सकता है कि ये एरिया, इसमें ये कंट्री आ सकता है, लेकिन इरेडिकेशन में पूरी वर्ल्ड इसके अंदर आएगी। लाइक स्मॉल पॉक्स, जैसे WHO ने कहा था कि ये इरेडिकेट हो गई है। तो ये इसका कंसेप्ट जहन में रखिएगा, दोनों का डिफरेंस। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या है? प्री पैथोजेनेसिस फेज़ होता है एक, और दूसरा पैथोजेनेसिस फेज़। प्री पैथोजेनेसिस फेज़ क्या है? दिस इज़ अ पीरियड प्रीलिमिनरी टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़, कि जो पहले का पीरियड होता है जब डिजीज़ होने से पहले जो इसको, इसमें क्या होता है कि 3 ट्राइड होता है ना, इकोलॉजिकल ट्राइड, या किसी भी डिजीज़ कॉज करने के लिए, एजेंट, मैन और होस्ट। सॉरी एजेंट कोई भी जो इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है, और दूसरा इन्वायरमेंट हो सकता है, और तीसरा होस्ट। तो ये ट्राइड बनता है कि तीनों के मिलने से हमारे पास कोई भी डिजीज़ हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और एजेंट भी होता है और होस्ट भी हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास एक साथ नहीं होते, लेकिन ये आइसोलेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो मैन होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता इस फेज, प्री पैथोजेनेसिस फेज। और ड्यूरिंग दिस फेज दीज 3 फैक्टर्स आर प्रेजेंट बट इन आइसोलेशन, जैसे मैंने पहले बताया। पैथोजेनेसिस फेज क्या है? दिस फेज बिगिंस विद द एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन टू ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट, ये फिर स्टार्ट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? कि पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इनटू होस्ट एंड एप्रोप्रिएट अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जो मोस्टली हम पास करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि हमें कोई इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, इन्वेड कर जाता है, लेकिन उसके हमें साइन एंड सिम्टम अभी नहीं आ रहे थे, तो इसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड।
अब क्योंकि हमारे पास ये हमने ट्राइड एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड जो पढ़ा था उसमें 3 फैक्टर्स है ना, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। अब जो एजेंट, कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, ये सिंगल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब कम्बिनेशन भी हो सकता है 2 या 3 का। तो क्लासीफाई करते हैं हम बायोलॉजिकल एजेंट्स, न्यूट्रिएंट एजेंट्स हो सकते हैं, मतलब किसी की कमी या ज़्यादती की वजह से, फिजिकल एजेंट कोल्ड हीट वगैरह, केमिकल एजेंट्स में एंडोजिनस और एक्सोजिनस, और मैकेनिकल एजेंट्स हो सकते हैं, सोशल एजेंट्स हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास था होस्ट फैक्टर। ह्यूमन होस्ट में भी रेफर्ड एज अ सॉइल एंड द डिजीज एजेंट एज सीड। तो ये लाइन याद रख लीजिएगा कि, और इसमें कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं ह्यूमन या होस्ट फैक्टर में। डेमोग्राफिक के काम रहता है, या एज, सेक्स, लाइक एज, सेक्स एंड एथनिसिटी। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल, और लाइफस्टाइल उसका डिपेंड करता है। तीसरा हमारे पास था इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन हो सकते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट हो सकता है, उसमें कोई चेंजेस आ जाए, डोमेस्टिक या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो एक्सटर्नल या मैक्रो इन्वायरमेंट, उसमें फिजिकल इन्वायरमेंट आ सकता है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कोई भी इफेक्ट इसके आ सकते हैं। आगे हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये बहुत दफ़ा आया हुआ है, इसका 2 तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो ये पूछते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन, आपने डिफरेंस याद रखना है इसमें कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन में और मोड ऑफ इंटरवेंशन में क्या फ़र्क है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है कि किस किस लेवल पे हम किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमोर्डियल, दूसरा हमारे पास है प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा सेकेंडरी प्रिवेंशन है, और चौथा टर्शरी प्रिवेंशन। तो ये 4 लेवल हैं अगर लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो। अगर वो कहे कि मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या है, तो हर लेवल पे मोड्स ऑफ इंटरवेंशन डिफरेंट है। लाइक जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है उस पर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन हो रहे हैं, प्राइमरी में हो रहे हैं, सेकेंडरी में और टर्शरी में डिफरेंट हैं। तो ये इस तरह आपने इसको अलग रख, मैं अभी बता भी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन से। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है, इट इज़ एक्चुअली प्रिवेंशन इन क्रोनिक डिजीजेस, कोई भी जैसे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कैंसर है। तो इट इज़ डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल। और दूसरा क्या करता है, प्रिवेंटिंग रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज़। तो इसमें क्या था कि एक हमने क्या कहते हैं हैबिट में चेंज लानी है, क्योंकि प्राइमोर्डियल है ना कि अभी कुछ है भी नहीं, फिर भी हमने एहतियात, जैसे एहतियात कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये वही है कि बच्चों को हमने फॉर एग्जाम्पल रोकते हैं कि हार्मफुल लाइफस्टाइल ना अडॉप्ट करेंगे, इससे ये जो मसाइल हो सकते हैं, जिस तरह सिगरेट स्मोकिंग उससे रोक दें ताकि कोई और मसला ना हो सके। तो ये क्या है, ये प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, और इसमें हम रिस्क फैक्टर जो उसको होते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज़ के। ये किस तरह पॉसिबल है, थ्रू इंडिविजुअल एंड मैस एजुकेशन। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल हमारे पास होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अलग से, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है। तो इसमें करना क्या होता है, थ्रू मैस एजुकेशन, इंडिविजुअल एंड मैस एजुकेशन हम ये करते हैं, और रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं, और डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल, कि हमने लाइफस्टाइल चेंज लेके आनी है। आगे हमारे पास है प्राइमरी प्रिवेंशन। इट कैन बी डिफाइंड एज एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़, ये आता है। तो ये कब होता है, इट इज़ अप्लाइड इन प्री पैथोजेनेसिस फेज, कि जब हमें डिजीज़ नहीं हुई लेकिन हम ससेप्टेबल हैं, उसके मतलब वल्नरेबल हैं, तो तब ये प्रिवेंशन लाई जाती है। तो इसमें क्या करना होता है, इट इज़ अचीव्ड थ्रू हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये प्राइमरी प्रिवेंशन में इसका मोड ऑफ इंटरवेंशन है। और ये किस तरह लाई जा सकती है, बाय मैस स्ट्रेटजी एंड हाई रिस्क स्ट्रेटजी से। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था प्राइमरी प्रिवेंशन का। आगे हमारे पास है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इट इज़ अप्लाइड इन द पैथोजेनेसिस फेज। ये लाइनें क्योंकि आपने याद रखनी है, ये MCQ में आ सकती हैं, जब वैसे भी ये क्वेश्चन आता है। इट इज़ अप्लाइड इन द pathogenesis phase. It is defined as action which halts the progress of disease at its early stage and prevents complication. कि इसमें क्या करते हैं, हम कोई डिजीज़ हुई है उसको कॉम्प्लिकेशन में जाने से पहले पहले ही हम रोक लेते हैं। इसको जो मोड ऑफ इंटरवेंशन कैसे करते हैं हम, सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, कि हमें जल्द उसको डायग्नोज करना है और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है, व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज़ एडवांस्ड
बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेजेस, जब एक डिजीज़ अर्ली स्टेजेस से गुजर चुकी है, काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं या हो गई हैं, ये कब होती है? इट इज़ डन इन लेट पैथोजेनेसिस फेज। प्राइमरी हमारे पास में प्री पैथोजेनेसिस फेज में था, सेकेंडरी पैथोजेनेसिस फेज में था, और टर्शरी लेट पैथोजेनेसिस फेज में हम कर रहे थे टर्शरी प्रिवेंशन। इसमें हमारे पास मोड ऑफ इंटरवेंशन कैसे करते हैं? डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये साथ साथ में आपको अब जो मोड ऑफ इंटरवेंशन आगे हमारे पास है, तो ये जो हमने लेवल ऑफ इंटरवेंशन किए हैं उसमें आगे आगे मैंने बताता भी गया कि कौन कौन से मोड ऑफ इंटरवेंशन कैसे हम उसको करते हैं। असल में मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन डिफाइंड एज एनी अटेम्प्ट टू इंटरवीन और इंटरप्ट या इंटरप्ट द यूजुअल सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन मैन। ये कैसे कैसे थे? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये प्राइमरी में था। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट सेकेंडरी लेवल ऑफ इंटरवेंशन में था। डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन ये टर्शरी प्रिवेंशन में था। तो ये वही 5 के 5 हैं जो हमने लेवल ऑफ इंटरवेंशन में लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हमने बात की थी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में आया हुआ इसका कि हेल्थ प्रमोशन क्या है? Health promotion, it is a process of enabling people to increase control over and to improve health. It is not directed against any particular, तो ये ख़ास किसी डिज़ीज़ के बारे में नहीं होती, लेकिन ये जर्नल होती है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन करें, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करें, न्यूट्रिशनल इंटर दें, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं, सेक्स एजुकेशन एंड मैरिज काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग एंड पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, और हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब ये हमने चीज़ें अगर कर लेंगे तो हम हेल्थ प्रमोट कर लेंगे। हेल्थ प्रमोशन में ये एजेंडाज हमने कवर करने हैं। और एक MCQ के बारे में याद है कि जो हेल्थ एजुकेशन है ना, ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन है। दूसरा हमारे पास है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल में ही था, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? टू इंटरसेप्ट या इंटरवीन द कॉज ऑफ डिजीज बिफोर इट इन्वॉल्व्स मैन। तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। नंबर 2, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज, लाइक स्कर्वी है तो विटामिन C, रिकेट्स में कैल्शियम, विटामिन D, बेरी में विटामिन B1। तीसरा हमारे पास है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। नंबर 4 पे अवॉइडिंग कार्सिनोजेंस, ताकि हमारे पास कैंसर के रिस्क ना हो। और आगे हमारे पास कीमो प्रोफाइलैक्सिस। तो ये हमारे पास 5 हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका। और जो कीमो प्रोफाइलैक्सिस है, इसका अलग से क्वेश्चन आया हुआ है कि कीमो प्रोफाइलैक्सिस क्या है और ये किन किन डिजीज़ में क्या क्या हम करते हैं। तो आगे कीमो प्रोफाइलैक्सिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केमिकल्स टू अ पर्सन which also includes administration of antibiotics to prevent development of infection or progress of infection। 2 तरह की होती है, कॉजल प्रोफाइलैक्सिस और क्लिनिकल प्रोफाइलैक्सिस। कॉजल में क्या होता है? इसमें कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, और जो क्लिनिकल प्रोफाइलैक्सिस होता है इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं। कॉजल में हमारे पास इन्वेडिंग जो एजेंट है उसको एलिमिनेट किया जाता है, मतलब ये जिस तरह कॉज को ही रिमूव करता है कॉजल प्रोफाइलैक्सिस। क्लिनिकल जो क्लिनिकल सिम्टम आने से हम इंटरवीन करते हैं उसको, ये प्रोफाइलैक्सिस। एग्जांपल इसके क्या हैं ये ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन भी है। जिस तरह हम मलेरिया में क्लोरोक्विन देते हैं, ये प्रोफाइलैक्सिस है, मलेरिया से पहले हम क्लोरोक्विन स्टार्ट कर देते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में हम पेंसिलिन दे देते हैं, और डिफ्थेरिया में एरिथ्रोमाइसिन एंड फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन देते हैं। मेनिंजाकोकल मेनिंजाइटिस में रिफेम्पिसिन और इम्यूनाइजेशन कर देते हैं। TB टेट्रासाइक्लिन दे देते हैं, लाइक कोलरा पेशेंट्स में, या प्लेग में भी टेट्रासाइक्लिन देते हैं, और इन्फ्लुएंजा में मेंटाडीन स्टार्ट करवा देते हैं। तो ये कीमो प्रोफाइलैक्सिस की कुछ एग्जांपल ये याद रखिएगा। आगे अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में था। तो कैसे करते हैं कि एग्जांपल इसके क्या है? केस फाइंडिंग प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं, या स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जैसे स्कूल में या किसी भी फैक्ट्री में, तो अर्ली डायग्नोज होगा। डिसेबिलिटी लिमिटेशन, आगे हमारे पास इधर याद रखिएगा कि डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये आगे कुछ ना टर्म्स हैं, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है।
तो एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद इन द रेंज कंसिडर नॉर्मल फॉर एज सेक्स इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। कि कोई भी एक्टिविटी अगर कोई बंदा नहीं कर सकता लेकिन और वो एक्टिविटी नॉर्मल बंदा कर लेता है तो उसको कहते हैं ये उसकी डिसेबिलिटी है। इम्पेयरमेंट क्या है? एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ फुट हो गया, डिफेक्टिव विजन, नज़र नहीं आ रहा, मेंटल रिटार्डेशन है, ये इम्पेयरमेंट मतलब एक लॉस है इम्पेयरमेंट। और हैंडीकैप क्या है? डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। कि इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी की वजह से कोई एक डिसएडवांटेज उसको आया है तो इसको कहते हैं हैंडीकैप। और ये क्या करता है? ये प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ रोल दैट इज़ नॉर्मल फॉर दैट पर्सन। अब ऐसे इसको एग्जांपल से याद रखते हैं जो डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप क्या क्या चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें एक्सीडेंट को हम लेते हैं डिजीज़ या डिसऑर्डर की टाइप में, और उसकी एक्सीडेंट की वजह से उसको लॉस ऑफ फुट हो गया, मतलब उसका पाँव ज़ाया हो गया, तो इसको हम इम्पेयरमेंट कहेंगे। आगे वो इसकी वजह से चल नहीं सकता तो उसको हम डिसेबिलिटी कहेंगे, क्योंकि बाकी लोग चल लेते हैं नॉर्मल, वो चल नहीं सकता तो ये डिसेबिलिटी उसकी आ जाएगी। अनएम्प्लॉयड हो गया, उसकी नौकरी चली गई है तो इसको हम कहते हैं हैंडीकैप, मतलब उसकी वजह से उसको ये एक नुकसान पहुंचा है उसके एक्सीडेंट की वजह से, इसको हैंडीकैप कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिजीज़, फिर इम्पेयरमेंट होती है, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, ये इसका सीक्वेंस है। रिहेबिलिटेशन क्या है? इसका टाइप्स ऑफ रिहेबिलिटेशन आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये मार्क कर लीजिए। रिहेबिलिटेशन क्या है? द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबल फंक्शनल एबिलिटी इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन। ताकि ऐसी एक कंबाइंड एफर्ट है जिसकी वजह से हम जो उस डिसेबल या हैंडीकैप पर्सन को इतना कर देते हैं ताकि वो अपने आप को कम महसूस न करने लगे, तो इसको रिहेबिलिटी, ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर बने होते हैं। टाइप्स क्या हैं हमारे पास? मेडिकल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, सोशल रिहेबिलिटेशन और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। तो ये 4 किस्म की है। मेडिकल में क्या कहते हैं? हम रिस्टोर फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टीबी है तो उसमें वजह से नी जॉइंट में स्प्रेड कर रही है तो हम उसको फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं नी जॉइंट की या सर्जरी, ताकि वो जल्द से ठीक हो जाए। तो ये मेडिकल रिहेबिलिटेशन आ गया। वोकेशनल में क्या है? वोकेशनल अर्निंग से रिलेटेड है कि उसको हम कोई ना कोई काम बनवा के दे देते हैं कि ये करने लग जाओ, ये उसके जो लेवल का है, तो ये वोकेशनल रिहेबिलिटेशन में आएगा। सोशल में क्या है? जैसे सोशली उसको रिलेशनशिप्स में इंगेज कर लेना या उसको फैमिली रिस्टोर कर देना, फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स। साइकोलॉजिकल में क्या है कि उसको रिस्टोरेशन ऑफ पर्सनल डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। तो ये 4 है हमारे पास। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें दिया था कि स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास है उसको सुनने में मसला आ रहा है तो उसके टीचर ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फिर हियरिंग एड दे दी। तो ये कौन सी मोड ऑफ इंटरवेंशन है? तो ये पास्ट पेपर में तो लिखा हुआ था अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की, और इसमें पूछा था कि सोशल रिहेबिलिटेशन क्या है। तो सोशल में वही रिलेशनशिप्स को हम रिवर्ट करते हैं और उसकी फैमिली को रिस्टोर करते हैं ऐसा कि, तो ये क्वेश्चन एक आया था। आगे हमारे पास है मोड्स ऑफ इंटरवेंशन और टीबी। ये वही आपने मोड्स ऑफ इंटरवेंशन जो भी सारे हैं तो सारे उसमें लिख सकते हैं कि क्या चीज़ें इसमें देते हैं, और इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी हाइपरटेंशन में मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या क्या है। अगर मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके फंक्शंस, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये कब एग्जिस्ट की थी? 7 अप्रैल 1948। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में। मेन ऑब्जेक्टिव WHO का क्या था? इट इज़ द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये क्वेश्चन है जब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, इट इज़ द अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल। फंक्शंस भी आए हुए हैं इसके, 8 फंक्शंस हैं टोटल। किसे आप 2-2 करके कंपेयर करके याद रख सकते हैं। टू असिस्ट गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट एंड स्ट्रेंथन देयर हेल्थ सर्विसेज, के असिस्ट गवर्नमेंट को करना है, और प्रमोट कोऑपरेशन, मिलते जुलते हैं दोनों। नंबर 3 है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड सैनिटेशन। ये 3 और 4 है। स्टैंडर्ड 3 में स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रमोट करने और न्यूट्रिशन,
हाउसिंग एंड सैनिटेशन, ये नंबर 4 पे। आगे क्या आएगा कि टू प्रमोट एंड कंडक्ट रिसर्च, और इससे मिलता जुलता जो है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेटिव डाटा ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स। नंबर 7 पे हमारे पास है टू प्रमोट एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, और लास्ट पे फैमिली हेल्थ प्रमोशन। तो ये दोबारा करवा देता हूँ कि गवर्नमेंट को असिस्ट करना और कोऑपरेशन मेंटेन करना, दो मिलते जुलते हैं। आगे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ नंबर 4 पे न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सैनिटेशन वगैरह। मेंटल हेल्थ और फैमिली हेल्थ, रिसर्च कंडक्ट करवाना और ऑब्टेन इंफॉर्मेटिव डाटा। तो ये इस तरह 8 इसके फंक्शंस है, ये याद रख लीजिए। अगर मेरे पास है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये 1946 में स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें चिल्ड्रन का वर्ड है, यूनिसेफ में चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, तो उसमें मोस्टली जो है वो चिल्ड्रन रिलेटेड है। टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू वार अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो इसके जो कंटेंट्स, ये इसका आया हुआ है कि कंटेंट्स के हैं चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर और एजुकेशन। तो तीन जो इसके हैं सर्विसेज वो चाइल्ड रिलेटेड हैं, और एजुकेशन वो भी सारी बात है चाइल्ड, क्योंकि ये यूनिसेफ मोस्टली चिल्ड्रन का है एक ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो प्रोग्राम्स जो कवर करती है उसमें चाइल्ड सर्वाइवल है, इन्फेंट फीडिंग, बर्थ स्पेसिंग, और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स और वुमेन को एक्टिविटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करना। तो ये इसके कंटेंट्स था, तो कंटेंट्स 4 थे, और इसका जो हेल्ड कब हुए थे 1946 में। तो ये क्वेश्चन था। आगे हमारे पास कोई इतने इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी करवा देते। मेडिकल और हेल्थ केयर में क्या फ़र्क है, क्योंकि मेडिकल केयर जो है सर्विसेज ऑफ फिजिशियन टू सिक पर्सन, एक बीमार आदमी को जो सर्विसेज दी जाती हैं, और हेल्थ केयर में इसमें कम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज है जिसमें जो फैमिलीज और कम्युनिटी के लेवल तक करते हैं, और मेडिकल केयर इसका एक सबसेट आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के 4 एज हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। हेल्थ सिस्टम, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, मीटिंग द नीड्स ऑफ टुडेज जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोशल एक्शन प्रोग्राम जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम का हिस्सा है 1, 2, इसमें मोस्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, 5 प्रायोरिटीज़ इसमें थी सोशल एक्शन प्रोग्राम 1 में। प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, रूरल, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, और फैमिली प्लानिंग। मतलब जो जो बेसिक नीड्स थी वो इसमें आई थी। और सोशल एक्शन प्रोग्राम 2 में क्या था, एक तो इसकी पहले वाले की 5 जो प्रायोरिटीज़ वो, और उनके साथ जो इंक्रीजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेंथनिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, प्रमोटिंग द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय प्राइवेट सेक्टर, तो ये इसमें ऐड किए थे। मैक्यून्स कंसेप्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैक्यून देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ डिजीज़। prenatal disease determined at fertilization, prenatal disease determined after fertilization, और postnatal disease due to deficiencies and hazards, और postnatal disease due to maladaptation। तो ये 4 तरह से वो कहता है 4 तरह की कैटेगरीज हैं, 2 प्रीनेटल हैं, 2 पोस्टनेटल हैं। तो ये हमारे पास मैक्यून्स कंसेप्ट है। तो इसके साथ हमारे पास पहला चैप्टर वो कंप्लीट होता है। तो आगे हम दूसरे में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।